अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। सिंध में मुख्तलिफ करप्शन की कहानियाँ तो आपने सुनी ही होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको करप्शन की एक अजब किस्म की गज़ब कहानी सुनाने जा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। एक मेरे पास पूरा पलंदा है डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें ये तमाम तर इंकशाफात किए गए हैं। ऐसी कहानी के सुनकर अक्ल दंग रह जाए कि किस तरह पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने करप्शन के अजीब अजीब किस्म के नए तरीके ईजाद किए हैं, और ऐसे तरीके के बंदा वाकई हैरान और परेशान हो जाएगा कि इनकी अक्ल कहाँ तक जाती है। एक ऐसे प्रोजेक्ट में 5.8 अरब रुपए की करप्शन की गई है, जो कि अभी शुरू ही नहीं हुआ, जिसकी सिर्फ मंजूरी हुई और कागजों की हद तक इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के हवाले से जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी और दीगर जो डॉक्यूमेंट्री लेवल पे जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उस लेवल पे ही करप्शन करके 5.8 अरब रुपए रातों रात निकलवा के एक हफ्ते के अंदर अंदर जो मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, जिसमें मुबैना तौर पे फरियाल तालपुर साहिबा, उसके साथ साथ मखदूम अमीन फ़हीम साहब की जो फैमिली है, उसमें मखदूम जमील जमान और मखदूम महबूब जमान, इनके नाम सामने आ रहे हैं। नैब ने भी इसके ऊपर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन नैब के हवाले से जो कहानियां मुझे सुनने को मिली हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन में उन नैब के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने किस तरह पैसा बनाया, और जो मेन इसमें की कल्प्रिट्स हैं या जो की अक्यूज हैं, जिन्होंने जो रियल बेनिफिशरी हैं, जिन्होंने अरबों रुपए लिए हैं, उनकी बजाय छोटे छोटे से आम क्लर्क लेवल के और इस तरह के जो है वो छोटे जो सरकारी मुलाजमीन हैं और प्राइवेट सेक्रेटरीज हैं इन पॉलिटिशियंस के, उनको इन अरबों रुपए के करप्शन के उसमें रेफरेंस में बतौर की सस्पेक्ट या अक्यूज उन्होंने रेफरेंस दायर कर दिया है। लेकिन जो मेन इसमें बेनिफिशरीज हैं, उनको नैब ने उनका नाम तक दर्ज नहीं किया, क्योंकि अरबों रुपए जिन्होंने खाए हैं वो आ ही नहीं रहे उसमें डॉक्यूमेंट्स में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये है क्या, ये करप्शन के कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें ये करप्शन की गई है। तो आपको याद है कि ये जो मोटरवे के हवाले से ये पिछले सी पैक के भी प्रोजेक्ट में एक वो था कि पेशावर को कराची तक मोटरवे से लिंक करना है, उसमें सखर तक ऑलरेडी पहुंच चुका था। फिर नेक्स्ट जो एक फेज़ था सखर से लेके हैदराबाद तक, ये 306 किलोमीटर का एक पैच है, जिसको मोटरवे का 6 लेन में बनाना था, और ये मंसूबा 2020 में इसकी मंजूरी दी गई जब इमरान खान की हुकूमत थी। तो उस हवाले से जो इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी, और उसके बाद बाकायदा टेंडरिंग शुरू हुई, इंटरनेशनल लेवल पे बिडिंग हुई, जिसमें एक इटालियन कंपनी सीएमसी और उसका जॉइंट वेंचर हुआ पाकिस्तान की एक कंपनी थी टेक्नो कंस्ट्रक्शन, उनके साथ इन्होंने ये प्रोजेक्ट का जो बिड थी वो या ठेका था वो जीता। उसके मुकाबले में जो दूसरी कंपनी थी वो एफडब्ल्यूओ थी, जो कि आर्मी की जो है, एफडब्ल्यूओ ने जो है वो कोटेशन में वो नहीं कर सकी। तो ये जो इटालियन कंपनी थी और उसके साथ साथ उसकी जो लोकल पार्टनर पाकिस्तानी थी टेक्नो, इन्होंने ये ठेका जीता। तो ठेके की जो बुनियादी जो इसमें रिक्वायरमेंट्स थी वो ये था कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1 रुपया भी नहीं लगाएगी, बल्कि जो कंपनी ठेका विन करेगी सारा खर्चा इसके ऊपर वही कंपनी लगाएगी, और 25 साल के लिए ये जो मोटरवे का सखर टू हैदराबाद का जो पोर्शन है, वो बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र जो एक मैकेनिज़्म है बीओटी, उसके तहत ये उनको हवाले किया जाना था। 25 साल तक जितना भी उसका रेवेन्यू आना था टूल की मद में या जो भी, वो उस कंपनी ने लेना था, और उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ट्रांसफ़र करना था। गोया पाकिस्तान का जो सरकारी पैसा है वो 1 रुपया भी नहीं लगना था इसके ऊपर। तो ये जो ठेका है 307 अरब रुपए का जो है वो एनएचए ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है उसके अंडर है झैली इदारा एनएचए, उसको इन्होंने वो कर दिया। जो प्रोजेक्ट था इटालियन और जो पाकिस्तानी जेवी थी उसको दे दिया गया। जब ये ठेका दे दिया गया तो जो उसकी फिजिबिलिटी हो गई उसके बाद अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ, ये 306 किलोमीटर है, इसमें टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट जो सिंध के हैं वो उसमें नौशेरो फिरोज है, उसमें मटियारी है, हैदराबाद है, सखर है, ये और उसके साथ साथ 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो, और इसमें उससे गुजर के जानी थी। और इन इस जो 306 किलोमीटर है इसमें टोटल 15 इंटरचेंज बनने थे।
اس جو پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کے تحت جتنے بھی انٹرچینج ہیں 15، ان کے اوپر اسپیشل اکنامک زونز بننے تھے، جس میں ویئر ہاؤسز ہوں گے، شاپس ہوں گی، یہ ہر طرح کی، یہ بھی اس ٹھیکے کا جو پروجیکٹ کا حصہ تھا۔ تو یہ ایک اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ جو پروجیکٹ تھا، اور اس کا یہ شروع ہونا تھا 2020 میں۔ اس کی جب بڈنگ ہو گئی، اس کے بعد فیزیبلٹی کے بعد پہلا جو پروسیس تھا وہ زمین ایکوائر کرنے کا تھا۔ اس میں زمین ایکوائر کرنے کے لیے جو انیشل سندھ گورنمنٹ کو این ایچ اے کی طرف سے لیٹر لکھا گیا ہے کہ آپ ان کی جو اسیسمنٹ کریں کہ ٹوٹل کتنی زمین اس کے اوپر ہوگی، اور اس کے جو ڈی سی ریٹ ہے یا جو سرکاری ریٹ ہے اس کے مطابق کتنا جو معاوضہ بنتا ہے وہ لوگوں کو دیا جائے گا زمینیں اس کے ایکوائر کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ جو اس میں جو سندھ گورنمنٹ تھی، جو لوکل ڈسٹرکٹ گورنمنٹس تھی 7 ضلعوں کی، انہوں نے اپنے طور پہ جو ڈی سی ریٹ کے اوپر یا سرکاری ریٹ کے اوپر ساری زمین کی پیمائش کر کے این ایچ اے کو اس کا وہ دے دیا کہ اس پہ 15 ارب روپے کی زمین کا جو ہے وہ ایکوزیشن کے حوالے سے خرچ ہوں گے۔ تو این ایچ اے نے جو ہے یہ جو کمپنیز جنہوں نے بڈ ون کی تھی ان کے تھرو یہ پیسے 15 ارب روپے یہ جو 7 مختلف اضلاع ہیں ان کو دے دی گئی، کہ مٹیاری جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں کتنی زمین ایکوائر کی جائے گی اور اس کی ٹوٹل کاسٹ کتنی ہے، جتنی بن رہی تھی ہر ضلع کو اسی حساب سے پیسے دے دیے گئے۔ جو سب سے زیادہ پورشن تھا یہ جو موٹر وے ہے یہ سندھ کے 2 ڈسٹرکٹ سے گزر کے جانا تھا۔ ایک ہے ڈسٹرکٹ مٹیاری اور دوسرا ہے ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز۔ 89 کلومیٹر جو ہے وہ شاید مٹیاری کا ہے، اور اتنا ہی 90 یا 85 اتنا ہی نوشہر و فیروز کا ہے۔ تو ان تمام جو ڈسٹرکٹ کو یہ پیسے دے دیے گئے، اس کے بعد زمین ایکوائر کرنے کا این ایچ اے تو یہ سمجھا کہ ایکوزیشن کا جو ایک ٹائم ہے وہ پروسیس کو کمپلیٹ ہوتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اسی دوران یہ جب یہ زمینیں ایکوائر کرنے کا پیسے ان کے پاس گئے، تو ہوتا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹرانزیکشنز ہے وہ ٹریجری کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ اس میں جاتا ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ کی طرف سے یہ انسٹرکشنز ہیں کہ جتنی بھی گورنمنٹ کی ٹرانزیکشنز ہوں وہ سندھ بینک کے ذریعے ہوں گی۔ تو یہ جو تمام جو 15 ارب روپے تھے مختلف اضلاع کو دیے گئے، یہ پرائیویٹ جو سندھ بینک میں لینڈ ایکوزیشن کے نام سے مختلف اکاؤنٹس کھولے گئے ہر ڈسٹرکٹ میں، اور یہ پیسہ وہاں پہ جمع کیا گیا۔ جو سب سے پہلے اس میں ڈنڈی ماری گئی کہ یہ جتنے بھی پیسے تھے اس کو انہوں نے جو انٹرسٹ والا ہوتا ہے یا جو سود والا ہے اکاؤنٹ وہ کھولا گیا کہ جو پروفٹ ہے وہ بھی اس کا ملتا رہے۔ تو ٹوٹل کوئی ان کے اوپر 60 کروڑ روپے صرف ایک مٹیاری ڈسٹرکٹ کے اندر ان کو صرف جو انٹرسٹ ہے یا پروفٹ ہے ان پیسے رکھنے کے حوالے سے وہ ان کو ملا۔ تو یہ جو ایک کرپشن کہاں سے سٹارٹ ہوئی، اس کا بڑا اور جو ایک یونیک قسم کا انہوں نے وہ شروع کیا کہ کس طرح انہوں نے جو پیسے ہیں وہ 5.8 ارب روپے صرف 2 ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز اور مٹیاری سے مختلف جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کو دیے گئے۔ کیسے دیے گئے اب اس کی میں آپ کو تھوڑا سا وہ بتاتا ہوں۔ نوشہر و فیروز میں جو ڈپٹی کمشنر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسسٹنٹ کمشنر تھا، یہ ان کی ملی بھگت سندھ میں جو مختلف، میں اس سٹوری کے اوپر کام کر رہا تھا، میری مختلف جو آفیشیل سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سندھ میں 3 4 جو سب سے مین تو اس میں فریال تالپور صاحبہ کا مبینہ طور پہ نام آتا ہے کہ ہر پروجیکٹ میں اس کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیونٹ منسٹرز ہوں یا جس منسٹری کے انڈر ہوں اس کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ باقی نیچے جو ان کے پھر فرنٹ مین ہیں ان کے بھی حصے ہوتے ہیں، ڈپٹی کمشنرز کے بھی حصے ہوتے ہیں مبینہ طور پہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس میں جو پولیٹیشینس ہیں وہ بھی آگے میں بتاؤں گا کہ ریفرنس میں نیب نے پولیٹیشینس کا نام کیوں نہیں ڈالا، جبکہ چھوٹے چھوٹے جو ان کے اسسٹنٹ تھے، پولیٹیکل اسسٹنٹ تھے یا پرائیویٹ سیکرٹریز تھے ان کے نام دیے گئے۔ اب جو نوشہر و فیروز میں جو کہانی یا جو کرپشن کی گئی وہ اس طرح ہے کہ جتنے بھی وہاں پہ لوگ تھے جن کی زمینیں ایکوائر کی گئی تھی، جس کی 1 کروڑ روپے کی زمین بنتی تھی تو ان کو بلایا گیا۔ انہوں نے جو چالاکی کی وہ یہ کی کہ بجائے اس کے کہ 1 کروڑ کا پورا چیک دیتے، یہ کیا کہ انہوں نے بائفرکیٹ کر دیا، جو اماؤنٹ تھی اس کو بائفرکیٹ کر دیا۔ 1 کروڑ والے کو 10 10 لاکھ کے 10 چیک کا وہ بنایا گیا، ان کا جو پیسے ڈسپرس کرنے تھے اس حوالے سے۔ اب یہ جس کی زمین تھی ان کو بلایا گیا بینک میں کہ آپ آئیں اور پیسے لے جائیں۔
10 लाख रुपए का चेक के ऊपर इन्होंने उसको रिसीविंग ले ली, उनके अंगूठे हैं या जो भी एक बैंकिंग प्रोसेस है जो इस हवाले से ट्रांजैक्शंस के हवाले से, वो उसकी तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई। उसको कहा गया कि 10 लाख ये आप लें, बकाया जो है आपको इतने अरसे के बाद मिल जाएगा। जो रिमेनिंग उस 1 करोड़ में से 10 लाख जो रियल ओनर था उसको दे दिया गया। जो रिमेनिंग 90 लाख था वो इन्होंने, जो सिंध गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे और फिर आगे जो पॉलिटिशियंस थे, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो इस हवाले से ये जो 5.8 अरब रुपए का जो मेगा स्कैंडल है, इसमें से जो मेजर चंक है वो नवाब शाह के हवाले से सामने आया है, जो नैब भी उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो इस तरह इन्होंने जो नौशेरो फिरोज था उसमें ये इस तरह का इन्होंने जो आम वहाँ पे ज़मींदार थे या लैंड ओनर्स थे उनको टीका लगाया। एक पोर्शन इनको दे दिया गया जो रियल ओनर्स थे, और उसके बाद बाकी जितना भी था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ये जब बाद में फिर कहानी शुरू हो गई और लोगों ने तो आवाज़ उठाना शुरू कर दी, लेकिन सिंध है वहाँ पे आवाज़ मीडिया तक नहीं पहुँचती। फिर यही प्रोसीजर जो है इन्होंने मटियारी में शुरू किया। मटियारी में भी जो डिप्टी कमिश्नर्स थे उन्होंने अपनी जो लैंड एक्विजिशन के जो राइट्स थे या जो अथॉरिटी थी वो तफवीज़ कर दी। जो मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर थे उनको लैंड एक्विजिशन ऑफिसर तैनात करके ये तमाम तर जो पैसों के हवाले से भी ये जो सिग्नेटरी था वो असिस्टेंट कमिश्नर को दे दिया गया। अब ये जो वहाँ पे मटियारी में किया गया कि सिंध बैंक में जो अकाउंट था उससे तकरीबन 2.37 बिलियन यानी 2 अरब और 37 करोड़ रुपए निकाले गए सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर। 21 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर 2022 तक ये तमाम तर पैसे जो है वो निकलवाए गए। और वो पैसे किसी जो लैंड ओनर था उसको नहीं गए, बल्कि मुख्तलिफ इसमें 3 लोगों को, एक डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के जो अकाउंट है उससे 430 मिलियन यानी 43 करोड़ रुपए डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने निकलवाए। वो पैसे जो है वो डिप्टी कमिश्नर ने, जो मुख्तलिफ लोगों से मेरी बात हुई कि उनका जो डिप्टी कमिश्नर मटियारी था उनका एक बैचमेट था सिंध के एक और डिस्ट्रिक्ट में, उसके ज़रिए ये पैसे ट्रांसफ़र किए गए पंजाब में, और पंजाब में ये प्रॉपर्टीज़ खरीदी जा रही थी डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से। उसके साथ साथ जो बाकी 1.95 बिलियन रुपीस थे वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए वो आप सुन के आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि ये जो 1.95 बिलियन रुपीस हैं उसमें दो तीन जो की अक्यूज हैं उसमें एक है पीरजादो असलम पीरजादो, और उसके साथ एक और हैं आशिक कलेरी। इन दो में और आगे फिर जो उनके फर्दर ये थे बाइफरकेट किया गया, मुसर्रत जाफरी है या इस तरह के, मुमताज़ शाह है। ये वो नाम है जिनका मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये कौन है। जो नैब का रेफरेंस है इसमें जो अक्यूज़ बनाया गया है, कोई टोटल 20-21 अक्यूज़ बनाए गए हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और उसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उसके साथ बाकी ज़्यादातर जो है प्राइवेट सिटीजन्स हैं, और साथ ही जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं रेलिवेंट, जिन्होंने ये पैसे सारे और जो ट्रांजैक्शंस में उनका वो किया, ये तमाम तर जो है वो उनको वो दिया गया। अब इसमें जो दो की अक्यूज्ड हैं डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के अलावा, वो हैं असलम पीरजादो और एक हैं आशिक कलेरी। आशिक कलेरी का जो फिर मैंने फर्दर काम किया, बैकग्राउंड चेक किया, आशिक कलेरी का एक भाई क्लर्क है, उसका बेटा एक पटवारी है और दूसरा बेटा क्लर्क है आशिक कलेरी का। उस आशिक कलेरी को जब नैब ने अरेस्ट किया तो उसके पास 60 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ, और उसके साथ साथ 630 या 36 मिलियन रुपए की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ कराची के डीएचएस और बैरिया टाउन और इस तरह के जो पोश इलाके हैं उनसे 636 अरब करोड़ रुपए मिलियन रुपए की प्रॉपर्टीज़ भी बरामद हुई, जो कि उसने आगे तस्लीम किया है कि ये प्रॉपर्टीज़ उसने इन्हीं, ये जो मोटरवे वाला प्रोजेक्ट है, इन्हीं पैसों से लिए हैं। दूसरा इसमें जो की एक कैरेक्टर है वो है असलम पीरजादो। असलम पीरजादो जो है मखदूम अमीन फ़हीम, जो साबिक वफाकी वज़ीर थे, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो वफात पा चुके हैं। अब उनकी जो फैमिली है, मखदूम जमील ज़मान और मखदूम महबूब ज़मान, ये उनके साथ प्राइवेट सेक्रेटरी है। तो ये जो आशिक कलेरी है ये दरअसल फ्रंट मैन है
या प्राइवेट सेक्रेटरी है ज़िया अंजार, पीपल्स पार्टी के एक एमपीए हैं उनका। और जो फिर आगे इसको फर्दर अगर तहकीकात करें तो जो ज़िया अंजार है वो फ्रंट मैन है और सिंध में ये मशहूर है, वो फरियाल तालपुर साहिबा का। तो ज़िया अंजार क्योंकि एक आम एमपीए था, उसका इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि ज़िया अंजार के जो प्राइवेट सेक्रेटरी था उसको 1.24 बिलियन यानी सवा अरब रुपए क्यों दिए गए, जिसका किसी हवाले से भी ताल्लुक नहीं बनता। और दूसरा जो है वो असलम पीरजादो मखदूम महबूब जमान जो थे वो मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू थे। तो उसका एक रेलिवेंस बन रहा है। मेरी फिर जब बात हुई ज़िया अंजार के साथ भी बात हुई और उसके साथ साथ मखदूम महबूब जमान के साथ भी बात हुई है, ये दोनों इन्होंने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि ना मैं मखदूम महबूब जमान ने कहा कि मैं जानता ही नहीं असलम पीरजादो कौन है। और इस हवाले से ये जो करप्शन के हवाले से हमने ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी की जो तहकीकात के हवाले से हुक्म दिया था, और कहीं भी किसी डॉक्यूमेंट में किसी नैब की तहकीकात में किसी जगह पे भी उनकी फैमिली का नाम नहीं आता, बिल्कुल नहीं आ रहा। लेकिन ये एक सवाल उठता है, आपसे भी मैं ये सवाल पूछता हूँ कि ज़िला के जो मालिक होते हैं वो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं। डिप्टी कमिश्नर क्या आपको या मुझे या किसी आम राह चलते को 2 अरब रुपए नहीं पकड़ाता? ज़ाहिरी बात है उन्हीं को ही पकड़ाएगा 2 अरब जिनका कोई ना कोई रेलिवेंस बन रहा हो। तो ये जो असलम पीरजादो है या जो आशिक कलेरी है, ये एक आम किस्म के जो है वो लोग हैं। इनको 2 अरब रुपए देने का डिप्टी कमिश्नर का क्या भला मकसद होगा? ये आगे फिर उनके अच्छा, इसमें असलम पीरजादो ने जब ये बेल के लिए अप्लाई किया तो उसमें उसने तस्लीम किया है कि वो मखदूम अमीन फ़हीम जो हैं उनके 35 साल से प्राइवेट सेक्रेटरी रहे हैं। तो ये जो महबूब जमान साहब ने मुझे जब मैंने बात की तो गलत शायद वो बता रहे थे कि वो जानते ही नहीं है या उनको कोई सरसरी तौर पे वो कोई जानते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो दूसरा आशिक कलेरी के हवाले से एक आम से क्लर्क के भाई और क्लर्क के बाप को किस तरह से एक सवा अरब रुपए कोई डिप्टी कमिश्नर देगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि ये आगे फिर ज़ियाल अंजार, और ज़ियाल अंजार के हवाले से सिंध में मशहूर है कि वो फरियाल तालपुर साहिबा का जो फ्रंट मैन है। तो ये इस हवाले से फिर नैब ने, अब सवाल ये उठता है कि तहकीकात क्या की, रिकवरी कितनी हो गई है। नैब ने जो तहकीकात की हैं उसमें जो आशिक कलेरी है उसने तो प्री बारगेन के लिए भी अप्लाई कर दिया है कि मैं 1.25 बिलियन यानी सवा अरब रुपए वापस करता हूँ। और इसी तरह जो असलम पीरजादो है, इसके हवाले से भी तहकीकात फर्दर चल रही हैं। और ये जो मेरी ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि नैब को करोड़ों रुपए दिए गए हैं। जो इसमें की बेनिफिशरीज हैं जिनको असल में पैसा गया है, उनका नाम ताकि ना आए। और इस हवाले से जो मेन जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि फरियाल तालपुर साहिबा का, ज़ियाल अंजार का और मखदूम महबूब जमान और जमील जमान का नाम भी आ रहा था, लेकिन ये नैब ने इनको डेलिब्रेटली ये एक्सक्लूड करके आम जो एक प्राइवेट जो शहरी हैं उनके नाम पे रेफरेंस दायर कर दिया है। फिर मैंने जब नैब से रब्ता किया तो उनके जो नैब सखर है वो ये बताते हैं कि क्योंकि नैब की जो नई तरमीम हुई है उसके मुताबिक जो कोई भी ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन हो वो उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। मैंने जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं उनको ये भी पूछा कि मुख्तलिफ सिंध के हवाले से और ख़ास तौर पे इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो मुबैना करप्शन है उसमें ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि नैब के ऑफिशियल्स ने पैसे लिए हैं ताकि जो की बेनिफिशरीज हैं इस प्रोजेक्ट के वो उनका नाम ना शामिल किया जाए। तो वो नैब के जो हुकाम थे उन्होंने इस हवाले से भी जवाब देने का ये बताया कि हम इस हवाले से ऑन गोइंग जो इन्वेस्टिगेशन है इस पे कोई भी किसी भी किस्म की बात नहीं कर सकते। अब ये नैब हाँ, इतना मैंने उनसे पूछा कि क्या ये पॉसिबल है कि एक आम शहरी को 2 अरब रुपए डिप्टी कमिश्नर दे दे, तो वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इस तरह। तो हम वो कहते हैं कि ये हमारा जो प्रोविजनल रेफरेंस था, हम मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं, 4 से 5 महीने लग सकते हैं। हो सकता है कि ये जो की बेनिफिशरीज का जिसका आप बता रहे हैं ये भी इनका नाम भी आ जाए। ये तो सिंध में जो कागज़ों की हद तक प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी 5.5 अरब बल्कि पौने 6 अरब रुपए की करप्शन ऐसे ही बैठे बिठाए हो गई। और न जाने कितने प्रोजेक्ट्स होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो सिंध में क्या चल रहा है इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता। उम्मीद है ये जो आज आज की जो इन्वेस्टिगेशन है शायद नैब इसमें
फर्दर तहकीकात करके जो असल इसके बेनिफिशरीज़ हैं जो पौने 6 अरब रुपए के, उन तक भी पहुंच पाएगा। वरना ये जो सिंध में जिस तरह की अजब करप्शन की गजब कहानियां जो चल रही हैं, ये इस तरह चलती रही तो सिंध के जो हालात हैं वो मज़ीद दिगरगूं होते जाएंगे। एक प्रोजेक्ट से, सिर्फ एक प्रोजेक्ट से अगर 6 अरब रुपए जो शुरू ही नहीं हुआ ये कमाल ये गए, तो सोचें जितने बाकी प्रोजेक्ट्स हैं आगे, फिर ये जो सैलाब के हवाले से 80 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है उस पे क्या किया होगा, या बाकी भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं इस हवाले से मुख्तलिफ जो है वो लोग जितनी भी लोगों से बात की तो वो ये कहते हैं कि सिंध के हालात करप्शन के हवाले से शायद पाकिस्तान के दीगर सूबों से बहुत बदतर हैं। आने वाले दिनों में कोई और इन्फॉर्मेशन या इस तरह की इसी हवाले से भी कोई फॉलो अप हुआ तो आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।